हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए जो भी छात्र 17 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों मैथमेटिक्स का, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे छपने वाले हैं। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर हो रही है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सके ना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। मैथ में आपको 100 में 100 लेकर आना है दोस्तों इस चैनल की ओर से। जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना ऑब्जेक्टिव, साथ में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसलिए चैनल पे बने रहना। चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे प्रश्न, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है ना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समय कम है, जितना प्रैक्टिस अब करना है कर लो, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। एक तरफ से आप टेस्ट समझ लो दोस्तों, और भी कुछ सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए कि दोस्तों और क्या चाहते हैं इस चैनल की ओर से, ताकि मैं आप लोगों को काफ़ी सारे जो आप जो बोलोगे वही मैं आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, इसलिए जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी कुछ आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल की ओर से, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर है तो साइन 45 का मान हम लोग को पहले पता है कि 1/√2 होता है। इसी में साइन स्क्वायर लगा दिया गया है, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, दो बार लिख देंगे, या फिर 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे तो 1/√2 को दो बार करेंगे तो 1/2, तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो ये है राइट, 1/2। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, उसी का दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर का मान निकल जाएगा, तो 1/2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को समझते चलिए दोस्तों, है ना, हर चीज़ मैं आप लोग को समझाऊंगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो अब बताइए दोस्तों, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, और जिसको हम लोग जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सके, जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो अब देखिए 49/101, 49 का तो निकाल लेंगे, लेकिन 101 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 32/64 है दोस्तों, तो 32 का नहीं निकलेगा, लेकिन 64 का निकल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब 81 और 91 है दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 81 और 91, तो 81 का क्या होगा 9, 91 का नहीं बनेगा, तो इसको भी काट देंगे। अब देखिए 98 का भी नहीं निकलेगा, 128 का भी, लेकिन इसको हम लोग कटा तो सकते हैं ना, 49 दूनी 98 और 64 दूनी 128, है ना। तो ये आ गया √49/64, तो ये 7/8 है ना। √49 का कितना होता है 7, और √64 का आता है ये 7/8। कौन सा संख्या था, परिमेय संख्या, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्तों, ये आपका 1 के बराबर होता है ना, पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा है अब प्लस आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। अब थीटा के जगह पे कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री, क्या रखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, तभी इसका मान 1 आएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 3 का यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। 4 नंबर है दोस्तों कि -2,2 मतलब बिंदु है -2,2 किस पाद में होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे, इसमें प्लस प्लस होता है, ये प्रथम पाद है दोस्तों, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें आपको माइनस, ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस, आया समझ में ना। तो हम लोग को देखें माइनस प्लस, तो ये किस पाद में है माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय पाद में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, सेकेंड पाद में। सिंपल है दोस्तों, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फर्स्ट पाद में, माइनस प्लस रहेगा तो सेकेंड पाद में, दोनों माइनस रहेगा तो थर्ड पाद में, और यह प्लस माइनस रहेगा तो फोर्थ में, है ना। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। कहा गया 5 नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, 2πRh होता है। क्या होता है 2πRh, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और यही दोस्तों बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है ना, बेलन का आयतन में पूछा जाएगा तो बेलन का आयतन होता है πr²h है, याद रखिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ जाना है। अगले प्रश्न की ओर बात करें 6 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे द्विघात समीकरण हमको पहचाना है कि नहीं है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, देखिए देखने ही से लग रहा है जिस द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया, जिसका घात 2 होगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स क्यू, तो ये कट जाएगा दोस्तों, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा, है ना, द्विघात समीकरण होगा। अब देखते हैं ये x+1 का होल, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये x² ये भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। लेकिन देखिए दोस्तों x² + 1/x², इसको अगर कैलकुलेशन x के पावर 4 हो जाता है, जो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब जिसका घात अगर 2 नहीं है दोस्तों, 1 या फिर 2 से बड़ा होता है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं। केवल और केवल 2 घात उड़ाना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए। इसमें 4 घात आ जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है हम लोग को। अगला प्रश्न 7 नंबर, कहा गया दोस्तों कि यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC² हो तो कोण बी का मान, देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये आपको समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय पे, है ना। तो कोण बी का मान डायरेक्ट आप लोग को याद रखना 90 डिग्री होगी। जब भी आप लोग को कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, है ना, प्लस आपको आधार स्क्वायर, हमेशा समझना कि आपको मान 1 डिग्री, एक कोण का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगी। जो यहाँ पे कोण बी का मान पूछा गया तो वही 90 डिग्री होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमको सी के साथ जाना है, ठीक है, 7 का सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, 8 नंबर। कहा गया दोस्तों कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका। तो इसको हम लोग क्या पहले करेंगे दोस्तों, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेंगे तो उसका बिचला पद कौन सा होगा, माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या हो, बीच वाला संख्या, है ना। माध्यिका मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच वाला संख्या। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 तो नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों टोटल कितने संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वो संख्या है दोस्तों टोटल, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8 संख्या है टोटल, तो 8/2 करेंगे। तो इसमें तो 4, तो 4 से ज़्यादा 5 से कम लेंगे संख्या, तो 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब ये इस और इस दोनों के बीच की जो माध्यिका होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 8/2, तो 8, 7, 15/2, तो इसका मतलब 7.5 आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमको डी के साथ जाना है दोस्तों, है ना। 8 का क्या हो जाएगा, डी। माध्यिका मतलब होता है बीच वाला संख्या, है ना। सबसे पहले तो अरेंज कर लेंगे इसको, जितने भी संख्या दी रहेगी दोस्तों उसको अरेंज करके बीच वाला संख्या निकाल लेंगे, है ना। अगर 7 रहता, है ना, तो जितना भी मान रहता, जैसे 7/2 तो 3.5 है ना, 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में जो संख्या रहता है वही आंसर आ जाती। लेकिन जब 2 संख्या आपको आपस में आ रही है तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगी मेरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, 9 नंबर की। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 2 पासों को एक साथ फेंका गया, ठीक है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 और 6 तो एक ही बार ना आएगा, है ना। दोनों पर 6 आने की प्रायिकता एक बार, तो 1 यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का ए के साथ जाना है, ठीक है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल संभावना कितना, 36 बार, है ना। और दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर एक ही बार 6 आएगा, चाहे एक पे या फिर एक पे, तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता 1 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। कहा गया कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, ठीक है। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमको 8, है ना, ये और 4, 8 वाला नहीं लेना है, 10 से ऊपर और 250 के बीच में लेना है। तो 10 से ऊपर कितना होगा दोस्तों, 4 का गुणज, तो 4 तिया 12, उसके बाद 4 चौके 16, 20, 24, फिर 250 से नीचा कौन सा होगा बताओ। 4 से 250 कटता है, नहीं कटता है दोस्तों, है ना। इसके नीचे वाला लेंगे हम लोग कौन सा, 248, 248 आपका कट जाता है दोस्तों, 248। अब 12 और 248 के बीच में कितनी ऐसी संख्या जो 4 के गुणज होंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे ना एपी पे निकाल लेंगे। ए का मान 12, डी का मान टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगा डिफरेंस, और टी एन का वैल्यू आपको 248 है, तो एन का वैल्यू नहीं निकालोगे, आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों टी एन बराबर 248 बराबर ए प्लस, तो 12 प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू 4, है ना। तो इधर लेके जाएंगे 12 को, तो ये कितना होगा आपको 236/4 n-1, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको 4 पंचे 20, 4 9 36, ठीक है।
तो n का मान 60 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमको ए के साथ जाना है, 10 का क्या होगा, ए के साथ जाना है। काफ़ी सिंपल प्रश्न था दोस्तों, 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 11 नंबर कहा गया है आपका कि -10 -6 -2 2 डैश 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 करके 34 में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या हम लोग को निकालनी है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये भी, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन एपी का। तो ए का वैल्यू -10 है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 में से -10 घटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट पद कितना है, टी एन का मान 34, तो ए का मान नहीं निकालो, सॉरी एन का मान नहीं निकालोगे यहाँ से, वही वाले फार्मूला से, पिछला वाला फार्मूला तो निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो निकालने के बाद इसका जो मान आएगा वो 12 आएगा। टोटल कितना संख्या है, तो 12। एन का वैल्यू कितना आएगा, 12। खुद से निकालो, ठीक है ना। टी एन का वैल्यू मैं आप लोग को बताता हूँ, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी वाले फार्मूला से एन का वैल्यू निकालना, सभी मान दे दिया गया यहाँ पे, ए का भी मान दिया है, टी एन का भी मान दिया है, डी का भी वैल्यू दिया है सिर्फ, और एन का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। चलिए, नहीं बनता है तो नीचे कमेंट करो, लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया कि दोस्तों यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है, लौसम 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 और 50 कितना होगा, 25 पंचे 125, तो 1250। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा था, तो हम क्या करते, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देते, वही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, याद रखिएगा। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। वो हीरोन फार्मूला वाला नहीं, हीरोन फार्मूला में √(s × s - ये अलग, वो 9th में हमको पढ़ना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। कहा गया यदि tan 35 cot 35 बराबर sin a, तो a का मान, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, थीटा का मान सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan 35 है दोस्तों और इंटू कॉट 35 है, तो दोनों मान एक ही है ना, थीटा के जगह पे, तो इसका भी वैल्यू 1। तो 1 बराबर साइन ए, तो साइन में एक जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, साइन 90, तो साइन 90 बराबर साइन ए। तो साइन से साइन गया तो ए का मान कितना, 90, तो ए का मान कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे राइट हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए 16 नंबर है दोस्तों कि 4 + √3 कौन सी संख्या है, तो देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, और साथ में हम लोग इसको p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा दोस्तों, तो उसको हम लोग विरोधी समीकरण बोलते हैं, विरोधी, ठीक है ना। और इस रेखा क्या होगा, समांतर। वह द्विघात समीकरण इतना है कि शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस बी के जगह पे कितना है दोस्तों, माइनस बी के जगह पे माइनस 5/7, इसका मतलब 5/7 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 5/7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों आपको कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं क्या हो आपस में, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती, तभी वो दो बहुभुज समरूप होंगे। 20 नंबर है यदि px² + q, तो q² - 4pr को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक। b² - 4ac को, b के जगह पे यहाँ पे q है तो q² - 4a के जगह पे p है और c के जगह पे r है, तो q² - 4pr को क्या बोलेंगे, 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि p/q के रूप में अगर कोई संख्या रहती है और q का मान है ना, नीचे वाला का मान अगर 2 और 5 के रूप का आता है, ठीक है, तो वो आपको शांत होता है। 2 और 5 के रूप का नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है तो वो आपका अशांत कहलाता है, ठीक है, अशांत कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये शर्त है दोस्तों, p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन दोस्तों नहीं होनी चाहिए, कॉमन है ना, कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे 6/15 है दोस्तों, तो 6/15 में कुछ कॉमन है ना, 6/15 में क्या है, 3 कॉमन है दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अब आया 2/5।
अब हम लोग को 2/5 बताओ कौन सी संख्या थी, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत। अब वैसे निकालोगे 6/15 का, तो देखो ना ये 6 का इसका निकालोगे तो 3 × 5 आ रहा है ना, तो तीन तीन आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो ये अशांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। छोटा संख्या है दोस्तों, आप इसको दशमलव भाग दे के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये वाला जो मेथड है यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी से बनाना, ठीक है, भाग दे के मत बनाना। चलिए अगला प्रश्न है, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बता रखे हैं दोस्तों आप लोगों को शांत और अशांत वाले पे, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आती है शांत अशांत में पकड़ने में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि शांत और अशांत कैसे पहचाने, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान जो होगा वो क्या होगा। देखिए ये इक्वेशन दिया गया है x² + 7x + 10, ठीक है। अब कहा गया है दोस्तों हमको कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो इसमें मैं मान दे देंगे हम लोग -b/a का, ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे -b का मान कितना है, -7, और a के मान 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो -7/1 को -7 ही रखेंगे, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी में है ना, सी में। तो यही 49 जो है आपका राइट हो जाएगी इस पोलिनोमियल का द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 3rd नंबर कहा क्या है दोस्तों कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का जो शून्यक होंगे वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का जो एक शून्यक होगा, सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे इसको गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2x²। 2x² को 2 भाग में क्या लिखेंगे दोस्तों, ताकि ये 3x है तो 2x + x लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आएगा, तो x² + 2x + x + 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा ये, फिर यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो ये x + 2 आएगा। इसका मतलब दोस्तों x + 1 इंटू ये आएगा x + 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे शून्यक है दोस्तों तो बराबर 0 कर देंगे। तो x का मान एक -1 आया, फिर x का मान एक -2 है। -1 और -2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, यही करेक्ट हो जाएगी, माइनस और -2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। और नहीं समझ में आती है तो कमेंट जरूर करना सारे, ऐसे नहीं समझना कि नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना ताकि मैं आप लोग को अगले वीडियोज में और भी अच्छे से बता दूंगा किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत आती है तो। 4th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है कि महत्तम समावर्तक AB, ठीक है, और गुण्य लघुत्तम समावर्तक AB जो बराबर होगा वो किसके। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देखो महत्तम समावर्तक तो किसी एक संख्या का होगा नहीं, कोई भी होगा तो 2 संख्या, जैसे a, b का यहाँ पे LCM और HCF दिया है ना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों HCF गुण्य LCM बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या, है ना, गुण्य आपका दूसरी संख्या। तो पहली कहाँ a है, दूसरी b है, तो HCF गुण्य LCM बराबर a गुण्य b के बराबर, है ना। मतलब दोस्तों अगर कोई संख्या दिया है उसका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल है तो वो बराबर होगा उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। क्या होगा दोस्तों, उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sin a का मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sin a का मान, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ से cot a का मान हम लोग निकालेंगे 4/3 आएगा, और sin a का मान निकाल लो। इसको cot a का मान क्या होगा, b/p, तो h निकाल लो भाई, तो h का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो sin a का मान p/h, तो p 3/5। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगी। सिंपल है, cot a का मान दिया है, आधार बटा लंब है ना, लंब बटा आधार होता है 10 का, तो उसका उल्टा हो जाएगा cot, आधार बटा लंब। आधार लंब पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण हमको 5 आ गया। अब sin a का मान लंब बटा कर्ण, तो लंब हमको 3 था, कर्ण 5 निकाला, 3/5, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 6 नंबर कहा गया दोस्तों कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा।
देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था दो समरूप त्रिभुजों की अगर भुजाएं 2/3 के अनुपात में है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। किसके? भुजा का स्क्वायर के बराबर, अनुपात के बराबर। तो दो दो का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 यहाँ पे आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए है। ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया है ना। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए दोस्तों और भुजा का अनुपात पूछा जाए, तो रूट अंडर में मान दे के, जैसे यहाँ पे 4/9 के अनुपात में रहता दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात, और भुजा का अनुपात 2/3 हो जाता। मतलब कहने का कि जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपको अनुपात में दिया है और उनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामला में अगर क्षेत्रफल दिया है और भुजा दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका रूट अंडर निकाल देना है। मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताऊंगा इस पर जब भी आएगा, तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों इस तरह के प्रश्न। अगला कहा गया है कि बिंदु 3, I है ना, और B दिया है दोस्तों आपको 6, 4 के बीच की दूरी क्या होगी। ये 3, 1 है दोस्तों, है ना, 3, 1 है, और ये जो B है दोस्तों 6, 4 है। तो इसके बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। ये 3, 1 है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। तो बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों दूरी सूत्र से। क्या होगा बताओ? x2 - x1, तो 6 में से 3 गया कितना, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से गया 3 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 18 आ गया दोस्तों। रूट अंडर 18 का अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? रूट अंडर 18 का वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो ये 3√2 आएगा। कैसे? तो 18 का निकाल लो, 3 होगा, 3 छके 18, 3, हाँ, तो 3√2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ये सही हो जाएगी। जोड़ा वाला को बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में डाल देंगे, तो 3√2 आंसर आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे करेक्ट। 3, 1 एवं B 6, 4 के बीच की दूरी यहाँ पे पूछा है, दूरी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। काफ़ी सिंपल था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया दोस्तों कि 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या है? बहुलक। तो मोड पूछा गया दोस्तों। हम लोग देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया है आपको 2 और 3 दोनों आया है दोस्तों। क्या आया है? 2 और 3 दोनों आया है आपको 2 बार। ठीक है ना। तो 2 और 3 जब भी आए दोस्तों इस तरह के सवाल में हम लोग को पहले माध्यिका, बहुलक और ये आपको माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा दोस्तों, है ना। बहुलक बराबर आप लोग को पता है ना, 3 माध्यिका -2 माध्य। बस इसी वाले फार्मूला पे आपको बैठानी है ना। इसको फार्मूला पर अगर निकालोगे दोस्तों तो इसका आंसर आपको ए आ जाएगा, मतलब 2 आंसर आ जाएगी। इसको जरूर कैलकुलेशन करो। मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया दोस्तों, 3 माध्यिका -2 माध्य। सबसे पहले इसको माध्यिका निकालेंगे, उसका 3 जितना माध्यिका निकलेगा उसमें से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माध्य निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को अगर, हालांकि अगर आप लोग को जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आंसर आ जाएगी, लेकिन किसी किसी केस में वो 2 बार आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 बार है, 3 भी 2 बार है। ठीक है ना। तो इसको इसलिए ये फार्मूला निकाला गया दोस्तों बहुलक का, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, चलिए निकाल लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का ए 2 हो जाएगा सही। 9 नंबर है दोस्तों कि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सिंपल है दोस्तों, है ना। 2πr1/2πr2 दिया गया है आपको कितना? 2/3। तो 2π से 2π गया था, r1/r2 कितना? 2:3 के अनुपात में ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं जी, बिल्कुल सी। मतलब अगर सर्किल का, है ना, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 2:3, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियस। मतलब दोस्तों अगर परिधियों का अनुपात आपको पता है तो वही त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहाँ से 2π से 2π कट जाएगा, 2π दोनों में कॉमन आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? तो बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इक्वल। अब हम लोग चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो आप सभी के यहाँ पे पूछा जाएगा ऑप्शन में, लेकिन हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक। कहा गया कि 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, है ना। जब 0 होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो बिंदु क्या होता है? संरेख होता है। अब बताओ 22/7 कौन सी संख्या है? 22/7 परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय, है ना, परिमेय संख्या है दोस्तों।
और पाई का मान पाई 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 अप्रमेय संख्या है, पाई एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इसका जो मान होता है वो आपका परिमेय संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कहा गया दोस्तों यदि क्यू स्क्वायर माइनस 4p गामा जो है 0 से बड़ा है तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस गामा बराबर 0 के मूल जो होंगे वो क्या होंगे। जब ये बड़ा है दोस्तों मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, या डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब मूल जो है वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और असमान होगा। समझ में आ रही ना विवेचक। चलिए साइन 70 डिग्री का मान कॉस कितने के बराबर था, कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा, है ना। साइन 70 कॉस 90 में से घटा दो 70, वही आंसर आ जाएगी कॉस में। सभी वर्ग क्या होता है दोस्तों, सभी वर्ग समरूप होता है, पता है ना, सभी वर्ग समरूप होता है। चलिए कहा गया दोस्तों कि √2 साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 1, अब बट्टा हम इधर लेके जाएंगे तो √2 हो जाएगा, तो √2 कितना, साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन से साइन गया तो थीटा का मान 45 डिग्री, 45 डिग्री के बराबर होगा वैल्यू। कहा गया कि यदि दो त्रिभुजों की भुजा संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, चलिए कहा गया कि यदि किसी घनाभ की लंबाई मतलब घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पे पूछा गया क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है तो घनाभ के एक विकर्ण की जो लंबाई होगी दोस्तों वो आपको हो जाएगा रूट अंडर में लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यही आपको सूत्र हो जाएगी घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई। अब देखिए पीई का मान इतना है तो पीई डैश का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक में से 0.05 को घटा देंगे, क्योंकि सभी प्रैक्टों का मान कितना होता है, एक होता है, तो ये हो जाएगा 0.95 आंसर। कहा गया कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल है कि नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2πr के जगह से 22 रखेंगे दोस्तों, तो r का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो दोस्तों, क्या होगा πr²। तो पाई का मान 22/7 गुने r, 7 गुने 7, 7 से 7 गया तो ये कितना बचेगा बताओ। सही है ना दोस्तों। वृत्त का परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है, नहीं उल्ट गलती हो गया, आर का मान यहाँ पे 7/2 आएगा, क्या आएगा 7/2। ठीक है, तो अब 7/2 इसमें वैल्यू देके कर लो, तो यहाँ से πr², आर का वैल्यू 7/2 आया है, तो पाई का मान 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। ठीक है, 7 से 7 गया दोस्तों 11, मतलब 11 से 77/2, तो मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जो आप सभी को एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियोज में दोस्तों इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले बहुत वीडियो है दोस्तों अभी, है ना। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया है दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके, और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, शेयर करना मत भूलना, ताकि इसी तरीके से काफ़ी सारे वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।